हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पहला चैप्टर आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, एक गीत। इनके चैप्टर्स को हम करेंगे, पार्ट लेसन हमने पढ़ लिया था, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो कविता एक और जगजीवन का बाहर लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी नए जग का ध्यान लिए करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि जीवन का आशय जगत से लिया गया है। ठीक है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। ठीक है, इस भार को वह स्वयं वहन करता है। और यहाँ पे कवि नहीं मान रहा है, यह कवि हम सबकी हालत बता रहा है। ठीक है, सबकी हालत हमारी वही होती है कि ये एक जीवन जो है, ये मतलब ये जगत जो है वो भार बना बैठा है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। मतलब, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम भी इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में एक बड़ा सुकून मिलता है। नहीं तो इस जगत का अगर ध्यान करेंगे तो आप वहीं अटक के रह जाओगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी। सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। सही बात है, बिल्कुल। अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। ठीक है, इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और में इसमें शब्द का अर्थ कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है। यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। ठीक है, तीसरे और का अर्थ है के साथ में। ठीक है, कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है। अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पे कहा था कि शीतलवाणी में भी मैं आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शीतलवाणी का मतलब क्या है, आग मतलब क्या है? शीतलवाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। सही बात है भाई, शीतल एक बार कह दिया उन्होंने शीतलवाणी मतलब भाई ठंडी वाणी, और दूसरी बार कह दिया है, इसी में कह दिया है कि आग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से जो होने वाला है कि शीतलवाणी का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले को उसको भाई सुकून मिल जाए, ये नहीं होता है। शीतलवाणी में आग इसलिए बता रहे हैं कि सत्य हमेशा एक आग की तरह होता है। ठीक है, सच हमेशा कड़वा होता है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। बिल्कुल, वो बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है, इसलिए आग है। ठीक है, आग का अर्थ यहाँ पे संघर्ष से लिया गया है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतलवाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता है। ठीक है, कविता के द्वारा जो कह रहा हूँ उसमें तो सहजता रूपी एक शीतलता है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे से यहाँ आशय चिड़ियों के बच्चों से है। ठीक है, जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर ही आते होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुग्गा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके।
बच्चे आशावादी हैं, वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आएँ और वे कब तक हमें चुका देंगे। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा। यहाँ पे ये बताया कि नीडों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी की एक आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि जिस जीवन को हम ऐसे गंवाए जा रहे हैं वो जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है, यह जीवन प्रति क्षण कम होता है जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। यहाँ पे कि जो ये कविता कवि ने की है बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन कवि ने इतनी गहरी बात इसमें कह दी है कि ये जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। चाहे आप इसको ऐसे गंवा दो और चाहे इसमें कुछ कर लो। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, कि दोनों के लिए ही बहुत छोटा है कि चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर और चाहे चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी थे जो कि हम अभी करेंगे। कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है? कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है? कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की बात मानी है, मैं कभी अपने प्रति लापरवाह नहीं रहा। मैंने हमेशा वही किया जो मेरे मन ने कहा, लेकिन मैंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैंने अपने मन का ही गान किया करता हूँ। कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मगन कैसे रह पाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी सोच रहे होंगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कवि कहता है कि मैं दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा, दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना, क्योंकि ये दोनों स्थितियाँ तो मानव जीवन में आती ही हैं। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मगन रहता है। बात यह है कि जब आप अपने आप को जान लेते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर हो, क्योंकि जब आप अपना आत्मज्ञान जब आपको हो जाता है तो आपको सुख और दुख से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज़िंदगी का एक पहलू है, अगर सुख आएगा तो दुख ज़रूर होगा, और सुख दुख भी हम खुद ही देखने वाले हैं। ठीक है, हम किसको सुख मतलब करते हैं, किसको देख पा रहे हैं। ठीक है, दुख हम किसको मानते हैं, हम काम करने में दुखी हो जाते हैं तो वहाँ पे दुखी मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ केयरलेस चीज़ें रहती हैं वहाँ पे हम उसको सुख मान लेते हैं, तो वो भी तो वही है ना। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है? ठीक है, कि जग को भाई अपने से अलग क्यों मान रहा है? कवि कहता है कि मेरा और जगत दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता, मुझे केवल मेरे से ही काम है। ये जगत मेरी तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो मैं जगत को एक सा क्यों मानूं? दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी कैसे डलता है? तो 2010 में ये CBSE में आया हुआ है। राह चलते चलते यदि भी पंथी राह थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात के होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा। इसलिए दिन का थकापंथी जल्दी जल्दी ढलता चला जाता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है, वह जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है, इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहता है। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें पता है कि भाई शाम होने वाली है, अब आप जो भी काम है आपका निपटाओ, जल्दी जल्दी घर जाना है, इस उम्मीद में सब अपना काम निपटाने लग जाते हैं। पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। कवि बच्चन ने आत्म परिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। ये अलंकार थोपे और प्रतीत नहीं होते, इनका प्रयोग करना जरूरी भी था क्योंकि इनके प्रयोग से कविता में सौंदर्य की वृद्धि हुई है।
कवि की भाषा शैली के बारे में बताइए। तो कवि की दोनों कविताओं की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। यद्यपि कहीं कहीं संस्कृत निज शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती। भाषा में भावों को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता है। भाषा शैली प्रभावशाली है। देश विदेशी सभी तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। कवि ने किस शैली का प्रयोग किया? आत्मपरिचय शीर्षक कविता में कवि ने व्यक्तिक अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, मैं शैली का याद रखने की ज़रूरत है। उसने इस शैली का प्रयोग भाव के अनुकूल एवं सार्थक ढंग से किया है। इस शैली का प्रयोग करके कवि ने अपने बारों में पाठकों को सब कुछ बताने की कोशिश की है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन से रस हैं? इस कविता में मुख्यतः कवि ने 2 रसों का प्रयोग किया है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी डलता है में वात्सल्य रस यानी कि जब नीड़ों से जब झांकते हैं बच्चे उनके, तो वात्सल्य रस हो गया यहाँ पे, और श्रृंगार रस का भी हो गया यहाँ पे यूज। इन रसों का प्रयोग कवि ने कविता के सौंदर्य में वृद्धि की है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण हो गया, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का योग हो गया। कहने का आशय है कि कवि की रस योजना भावनाकुल बन पड़ी है। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है? इस कविता में कवि ने अपने जीवन की अनेक विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार अपने चहेतों का गुणगान करता है। उसे यह संसार अपूर्ण लगता है। वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। वह यौवन का उन्माद व अवसाद लिए फिरता है। वह शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी तो लौटने का विकल है, पर कवि में उत्साह नहीं है। ऐसा क्यों? इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने को विकल है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके मन में घर जाने का कोई उत्साह नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। मैं और जग में और कहाँ का नाता। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। कवि कहना चाहता है कि मेरा जीवन अलग है, संसार अपने मोह में डूबा हुआ है। इन दोनों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। कवि अपनी भावनाओं के लोक में जीता है। ठीक है, संसार बिल्कुल एकदम मोह में डूबा हुआ है, और ये बिल्कुल सही है। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं निज काव्यांशों का सुंदर स्पष्ट कीजिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ पे है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने मन की व्यथा तथा संसार के दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। रोदन में राग, शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। गेयत्व की प्रधानता है। खड़ी बोली है। मिश्रित शब्दावली है। शांत रस है। भाषा में प्रवाह है। फूट पड़ा यहाँ पे मुहावरे का सटीक प्रयोग है। आत्मकथात्मक शैली है। ठीक है, फिर है हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह होगा इसका। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी मतलब 2 बार आ रहा है ना। दिन का मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। भाषा में प्रवाह है। गेयता है। छायावादी शैली का प्रभाव है। ठीक है, आत्मपरिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कवि ने इस कविता में बताया है कि दुनिया को जानना सरल है, ठीक है, किंतु स्वयं को जानना, वही बात आ गई ना, मैंने कहा कि जब अपने आप को आप जानते हो ना तो बहुत कठिन है। अपने आप को जानना बहुत कठिन है भाई। जब आप जान जाओगे तो ज़िंदगी सहज हो जाएगी। समाज में रहकर मनुष्य को खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। शासन और व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन वह उनसे कट कर नहीं रह सकता। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वह समाज में रहता है। उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। कवि कहता है कि मेरा जीवन विरुद्धों के सामंजस्य से बना है। मैं विरोधाभासी जीवन जिया करता हूँ। इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की अजीब सी दीवानगी है। मेरा यह जीवन इस संसार का न होकर भी इस संसार में जी रहा है।
मेरा यह जीवन मेरा यह जीवन इस संसार में का न होकर भी संसार में जी रहा है। मैं हर उस बात से, हर घटना से स्वयं को जुड़ा पाता हूँ जो मेरे ही विरुद्ध है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में थके हारे राही को प्रारंभ में जल्दी जल्दी को चलने को आतुर दिखाया और बाद में उसके कदम धीमे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अथवा दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आलोक में कवि की गति हृदय बलता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि ने जीने की इच्छा और समय की सीमितता का सुंदर वर्णन किया है कि भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता का मतलब है कि जीवन बहुत छोटा है। ठीक है। कवि कहता है कि यद्यपि राहगीर थक जाता है और हार जाता है, लेकिन वह फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जाता है। उसे इस बात का भय रहता है कि कहीं दिन न ढल जाए। इसी प्रकार चिड़ियों के माध्यम से भी कवि ने जीने की लालसा का अद्भुत वर्णन किया है कि चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए तिनके दाने आदि लेकर बाहर जाती है तो तिनके ढलते ही वे अपने बच्चों की स्थिति के बारे में सोचती है। वे सोचती है कि उनके बच्चे उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाए। कवि पुनः आत्म परिचय देता हुआ कहता है कि मेरा इस दुनिया में यदि भी कोई नहीं, फिर भी न जाने कौन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। यह प्रश्न मुझे बार बार उत्सुक कर देता है और मेरे पाँव में शिथिलता और मन में व्याकुलता भर देता है। किंतु दिन के ढलते ढलते ये शिथिलता और व्याकुलता धीरे धीरे मिटने लगती है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन की क्षणभंगुरता और मानव के जीने की इच्छा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। ठीक है। तो अब क्लास 12th के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे आपको सारे चैप्टर्स के चाहिए तो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय बच्चों।